मंत्री जी, सारे राज्यों में और आसपास के सभी गांव में ये ऐलान करवाया जाए कि रानी चंद्रा अपने राज्य में एक विशाल सभा लगाने वाली है। जी रानी साहिबा, जैसी आपकी इच्छा। हम आज ही सिपाहियों के साथ जाकर सारे राज्य में सभा की घोषणा करते हैं। मंत्री ने राजकुमारी के आदेश के अनुसार आसपास के सभी राज्यों और सभी गांव में सभा की घोषणा करवा दी। यह सब सुनते ही सभी राज्य के राजकुमार और सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या पता इस बार हम रानी साहिबा को देख पाएं या नहीं। आज दिन तक तो सिर्फ उनकी सुंदरता के बारे में केवल हमने सुना ही है। पिताजी, सुना है आज दिन तक रानी साहिबा को किसी ने नहीं देखा। हाँ पुत्र, सुना है जिसने भी रानी को देखने की और रानी तक पहुंचने की कोशिश की, उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। फिर तो हम अवश्य जाएंगे। आखिर हम भी तो देखें कि वो कितनी सुंदर है। रानी को आज तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि रानी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मृत्यु के बाद वो ही अपने राज्य को संभाल रही थी। आखिरकार सभा का दिन आ गया और सभा में उस सुंदर रानी को देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आए। कई राजकुमार और राजा भी रानी चंद्रा को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। रानी से तो सिर्फ हम ही विवाह करेंगे। वो सब तो हम सभा में देख लेंगे। देखते हैं। रानी से विवाह करने की इच्छा से कई बार राजकुमार और कई राजा में युद्ध भी हो जाते थे। रानी इन सब बातों को सुन रही थी। रानी हमेशा घूंघट में रहती थी। भरी सभा में रानी बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। रानी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती है तो उसकी मधुर आवाज पर सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन रानी बहुत ही चतुर थी। तभी रानी मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे राज्य पर आक्रमण कर दे और कहीं कोई मुझे पाने के लिए सभा से उठा ना ले जाए। इसलिए रानी ने पहले ही सभा में घोषणा करवा दी, अगर कोई अकेला काल कोठरी से गुजरता हुआ मेरे शयन कक्ष तक पहुंच जाएगा, केवल उसी से हम विवाह करेंगे। अगर ऐसा ना करके वो सेना को लेकर हमें जीतने के लिए आया तो उसको कायर समझा जाएगा। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी राजा पहुंच पाएगा। हर रात कोई ना कोई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले ही दिन उनके प्राण नहीं बचते थे। रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को आज तक कोई न समझ पाया। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजर से कोई भी बच नहीं सकता। रानी की सुंदरता की केवल सब कल्पना ही करते रहते थे। उसी राज्य में एक युवक था, सरजू, जो कि बहुत ही साधारण परंतु बहुत ही बुद्धिमान था। इस तरह से एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बहुत ही दुख की बात है। क्या तुम सब लोग दिन रात एक अनदेखी रानी की चर्चा करते रहते हो? ये सब बेकार है। मत करो तुम सब लोग ऐसा। लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया था। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ?
क्यों इतनी सुबह सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? सरजू ने देखा कि एक नवयुवक ने रानी को देखने की कोशिश में अपने प्राण गंवा दिए। उसने देखा कि वो नवयुवक उसका मित्र था। वो उस दिन बहुत रोया। आखिर इन सब का अंत कब होगा? कब तक ऐसे कई नौजवान अपने प्राण त्यागते रहेंगे? उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया और सुबह होते ही रानी की सभा के बाद वो पहरेदार के प्रमुख से मिलता है। हम भी रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहते हैं। सुनो लड़के, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे तुम क्या युद्ध करोगे? तो मुझे किसी और काम के लिए रख लो। मैं भोजन बहुत अच्छा बनाता हूँ और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है ना। मैं जी जान से सेवा करूंगा। इस तरह की बातें करके उस पहरेदार ने उसे सेना के भोजन बनाने के लिए रख लिया। इस तरह 6 महीने तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। कई युवक आते और अपने प्राण त्यागते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने खीर बनाई और सभी पहरेदारों को परोसी। उसने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी और सभी पहरेदार बेहोश हो गए। इतने दिनों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, परंतु आज दिन तक मैं जान नहीं पाया कि रानी का कक्ष कहाँ है। इससे पहले कि दवाई का असर खत्म हो जाए, मुझे पता लगाना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तभी सरजू को कक्ष में जाने का रास्ता दिखाई देता है, परंतु वहाँ तो पहरेदार खड़े थे। अब मैं क्या करूं? तभी सरजू उनसे कहता है, महल में किसी ने आक्रमण कर दिया है। और तभी वह दोनों सिपाही लड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब मैं रानी के कक्ष में जा सकता हूँ। एक बार के लिए उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। जिसे किसी ने नहीं देखा था, आज वो उसे देखने जा रहा था। उसने कक्ष का द्वार खोलने के लिए धक्का मारा, परंतु द्वार नहीं खुला। इसमें तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। अब कोई ना कोई सिपाही आ जाएगा और मुझे जान से मार देगा। अब तो कुछ ही समय में उस दवाई का असर भी खत्म हो जाएगा और कोई ना कोई पहरेदार यहाँ आकर मुझे मार डालेगा। अब तो मेरी जान नहीं बच पाएगी। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि पहरेदार की चाबी भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया और कक्ष के भीतर आकर उसने जल्दी से द्वार को बंद किया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली और आंखें खोली और उसने देखा, इतना आलीशान कक्ष, इतनी अच्छी सुगंध। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबराकर उठकर बैठ गई। रानी ने जल्दी से अपने चेहरे पर पर्दा किया और लड़खड़ाते हुए शब्दों में पूछा, कौन है? सरजू बोला, अभी तक तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है मैं साधारण ना रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया हूँ। अब तो मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए, जिसने ना जाने कितनों की जान ली है। रानी ने अपना घूंघट उठाया
सरजू ने जैसे ही रानी को देखा और वो चौंक गया। रानी की सुंदरता की जैसे कल्पना की थी, रानी उससे बिल्कुल विपरीत थी। रानी देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। सरजू देखकर हंसने लगता है। अच्छा, इसीलिए आप अपना चेहरा छुपाती थी, क्योंकि आपको लगता था कि आप देखने योग्य नहीं हैं। रानी सर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी और फिर रानी कहती है, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं। कौन मुझसे विवाह करना चाहेगा? क्या अब तुम मुझे देखने के बाद विवाह करोगे? यह तो मेरी चतुराई है कि मैंने अब तक अपनी चतुराई से अपने राज्य को बचाकर रखा। परंतु तुम्हारी इस चतुराई ने ना जाने कितने प्राण लिए हैं, तुम्हें पता भी है? परंतु प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए हैं। तुम बताओ, अगर तुम पहले जानते कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो क्या तुम अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? अब तुम मुझसे विवाह करो और हाँ, मेरी सुंदरता का राज इसी तरह लोगों में बनाए रखना। इससे तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिसे कोई नहीं पा सका, उसे तुमने पा लिया। सरजू वहां खड़ा सोच रहा था। सरजू को सोचता हुआ देखकर रानी ने कहा, देखो, तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। रानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, परंतु उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। सरजू ने एक बड़ा कपड़ा निकाला और रानी के मुख पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सरजू रानी को उठाकर गुप्त द्वार से होता हुआ पास ही अपने घर में ले गया और वहां ले जाकर उसने उसे एक रस्सी से बांध दिया और भागकर फिर राजमहल में आ गया। तब तक कुछ पहरेदारों को होश आ गया था। सरजू भी लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया और ऐसा दिखाया, लगता है किसी ने बहुत बड़ी योजना की थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिससे हम सब बेहोश होकर गिर पड़े थे। और तभी सभी मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। रानी साहिबा अपने कक्ष में नहीं है। रानी को कोई उठाकर ले गया है। और सुबह होते ही राज्य में घोषणा करवा दी, रानी को जो भी ले गया है, हम उसे अपना राजा मानते हैं। वो जो कोई भी है, रानी को लेकर महल में वापिस आ जाए। सरजू राजमहल से अब अपने घर वापिस गया। तुम अब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाकर रखा। देखो, तुम अब मेरी पत्नी हो। अब तुम्हें यही रहना होगा और यही तुम्हारी सजा है जो तुमने इतनी जाने ली। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। जाओ जाओ, लेकिन तुमको वापस यही आना होगा। रानी भागकर अपने महल की ओर जाती है। महल पर जब पहुंची तो सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रुको रुको, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? कौन है आप? मैं रानी हूँ, रानी चंद्रा, तुम्हारी महारानी। शक्ल देखी है अपनी? हमारी महारानी तो कितनी सुंदर होंगी। रानी को अब समझ आ गया था कि सरजू ने बड़ी ही चतुराई से उसके साथ ये खेल खेला है। मुझे तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो मुझे पहचानेगा कौन? और वो वापस सरजू के पास लौट गए। आ गई आप? चलो आओ, कुछ खा लो। और रानी अब वही रहने लगी और दिनचर्या के काम करने लगी। उधर महल में किसी को पता नहीं चला कि रानी कहाँ गई और मंत्री ही अब राज्य की देखभाल करने लगा।
कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।